ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और मैं शरद द्विवेदी, हमारे साथ पैनल और मेरे सहयोगी ललित। और ललित इस समय आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महा एग्जिट पोल के महामंथन के बाद जो अनुमान की तस्वीर उभर कर सामने आई है उसकी तरफ ललित आपको। बिल्कुल, और लगातार सबका ध्यान इस एग्जिट पोल पर लगा हुआ है, तो यूपी की भी बात करना बेहद जरूरी है। और यूपी की 80 सीटों की अगर बात करें, इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है, बीजेपी को इसमें 62 से 68 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। 80 सीटों में से 62 से 68 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल है जो कि इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है। समाजवादी पार्टी को इसमें 10 से 16 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहां पर 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आरएलडी की अगर बात करें, दो सीटें मिलने का अनुमान। अपना दल को भी 2 सीटें जा सकती है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि बीएसपी यहां अपना खाता नहीं खोल पाएगी। ये इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। 80 सीटों पर अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं जी। दुनिया का नंबर 1 का देश बनाना चाहते, बल्कि लोकतंत्र के गौरवान्वित करने वाला अवसर भी है। मेरी अपनी ओर से मदुरई वासियों को, तमिलनाडु वासियों को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई। और ये प्रेम हमारा बना रहे, मैं यही कामना करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के झंडा लगातार लहराते रहे। बहुत बहुत बधाई। चलिए, और थोड़ा चुनाव से अलग हटकर एक खबर, जो एक दुखद घटना श्योपुर की एक नदी में नाव पलटने से हुई। तेज आंधी सी चली और उसमें 7 लोगों की अब तक डूबने से मृत्यु की बात सामने आ रही है। 11 करीब 1 दर्जन लोग सवार थे, जिसमें 4 बचा लिए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि वहाँ जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर उसने बचाव राहत कार्यों को चलाया, संचालित किया। और इसी के साथ उन्होंने प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उनको घटनास्थल पर भेजने के लिए कहा है, जिससे वो वहाँ जाकर तमाम चीज़ों का जायज़ा लें और पीड़ितों को, पीड़ित परिवारों को विशेषकर, उनको जो भी हर संभव सहायता सरकार की तरफ से हो सकती है वो हर संभव मदद उनको मुहैया कराई जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस दुखद घटना की, जो नाव पलटने के कारण हुई। और नाव पलटने का कारण बताया जा रहा है कि तेज आंधी चली और उसमें संतुलन बिगड़ने की वजह से ये घटनाक्रम हुआ। चलिए फिर लौटते हैं महा एग्जिट पोल के महामंथन की तरफ। और सत्यनारायण शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करता हूं शर्मा जी। एग्जिट पोल के अनुमान भारतीय जनता पार्टी की जय जय की कहानी कह रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? कांग्रेस की उम्मीदें अभी भी आप कितनी मानते हैं कि परवान चढ़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, तो 4 तारीख को सारी बातें स्पष्ट होंगी। जब नतीजे सामने आएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति को हम लोग भी देख रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं, लेकिन अंततः 4 तारीख को ही सारी स्थितियां साफ होंगी। मतदाताओं का जो भी फैसला होगा वो इंडिया अलायंस को मंजूर होगा। जी ठीक कह रहे हैं आप। और कुछ जगहों से बीजेपी को नुकसान की भी बात है। पंजाब का मैं देख रहा हूं तो 7 से 9 सीटें हैं। अगर हम बात करें तो ये बीजेपी के खाते में नहीं जा रही हैं। ये जो है बीजेपी के प्रतिद्वंदी दलों की तरफ बढ़ रही हैं ये सीटें। और बीजेपी के लिए 2 से 3 या 4 सीटों का अनुमान पंजाब में जताया गया है, जो लाइकली था। पंजाब से कोई बहुत उम्मीद नहीं थी बीजेपी को। जी, राजस्थान है और महाराष्ट्र भी है जहां से बीजेपी उम्मीद नहीं कर सकती है। फिर भी सत्यनारायण जी, क्या लगता है आपको, मोदी जी के विराट व्यक्तित्व, विराट छाया के सामने राहुल जी ने बहुत कोशिश की है, बहुत प्रयास किया है, नो डाउट उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंकी और इस बार तो इंडी गठबंधन के वो अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर नजर आए। सबसे ज्यादा जुबानी जंग बीजेपी की टॉप लीडरशिप और राहुल जी के बीच हुई। इस पर आपकी राय? जी, ये कड़वी सच्चाई, राहुल जी ने बहुत ही दमदारी के साथ
अपनी बातों को रखा है मतदाताओं के सामने और एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के धनी हैं। उनको उन्होंने काफ़ी एक तो भारत जोड़ो यात्रा में बड़ा शौर्य दिखाया है और इसमें जो पहल की है वो भी सराहनीय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल जी में हौसला है, बुलंदियां हैं, ऊंचाइयां हैं और हिम्मत है। जी 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 सत्यनारायण जी, ये ज़रूर मुझे थोड़ा सा समझाइए। कांग्रेस में खुल के बोलने की परंपरा है और आपको खुल के बोलने का और अधिकार इसलिए है कि आप दोनों राज्यों की राजनीति को समझते हैं और कांग्रेस के अच्छे दिनों के भी नेता हैं और चुनौतीपूर्ण दिनों के भी नेता हैं। जरा मुझे समझाइए, कुछ सुझाव कुछ तो कहिए कि कांग्रेस को और क्या बेहतर करने की जरूरत है। मैं खराब है ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे, और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए कांग्रेस को? सब समय के अनुसार सब बातें बेहतर होंगी, इंतजार करने की जरूरत है। आपने कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं मेरे, यही आपके राजनीतिक चातुर्य को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन एक सवाल और बनता है, इन तमाम एग्जिट पोल को अगर अलग किनारे रख दें, आपका अनुमान क्या कहता है? देखिए कहां टफ फाइट आपको दिखाई दे रही छत्तीसगढ़ में? देखिए, जो दिल्ली की बात, दिल्ली के जो मैं देख रहा हूँ एग्जिट पोल का, वो यकीन के काबिल नहीं है। जरा थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा ठीक से। छत्तीसगढ़ में और बिहार का भी थोड़ा सा यकीन के लायक नहीं है। कुछ स्टेट में और देखना पड़ेगा गंभीरता के साथ। छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ यकीन के लायक है। तारीख को छत्तीसगढ़, शर्मा जी, छत्तीसगढ़ यकीन करने लायक है। 11 की 11 भारतीय जनता पार्टी अनुमान। नहीं, ये भी थोड़ा सा यकीन के लायक नहीं है। छत्तीसगढ़ में 4-5 सीटें हमको मिलनी चाहिए। कौन कौन सी सीटें हो सकती है सर? 4 तारीख को ही क्लियर होगा। नहीं तो फिर ये सत्यनारायण शर्मा जी का एग्जिट पोल हो जाएगा ललित, इसलिए वो इस पर बहुत रोशनी नहीं डालेंगे कि कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूं सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री, सीनियर लीडर, और उनका कहना है कि कुछ राज्यों का जो अनुमान है वो कहता नहीं। और दिल्ली के बारे में मैं बता दूं कि 2 सीटें, अदर्स को भी 2-3 सीटें जा रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि केजरीवाल जी का घटनाक्रम क्या असर डालेगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन दिल्ली में भी 2-3 एग्जिट पोल के अनुमान जो हैं वो ये कहानी कह रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार क्लीन स्वीप करती हुई दिल्ली में नजर नहीं आ रही। लेकिन ये सब अनुमान है, अनुमानों से ज्यादा बीजेपी सफल हो सकती है इसमें एक चीज और अटक भी सकती है। ललित, एक सीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में कौन सी हो सकती है? क्या वो कन्हैया कुमार वो सीट हो सकती है? क्योंकि जिसके बारे में तो लगातार फिर ये आपका और मेरा एग्जिट पोल हो जाएगा। आप कहें तो इस पे सट्टे की बात तो करना अवैधानिक है। बुंदेला जी कुछ बता, अनुमान लगा सकते हैं? बुंदेला जी कुछ नहीं, पहले हाँ बुंदेला साहब कुछ कहें जी। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, चलिए मैं 1 मिनट, राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। राकेश सिंह जी, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश के और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और बहुत समझते हैं वो राजनीतिक समीकरणों को। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार शरद जी। जी सर, क्या किस तरह से आप देखते हैं एग्जिट पोल के ये जो अनुमान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने की कहानी कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें कहना क्या है, तो स्पष्ट था शरद जी, पहले ही जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही जनता के आशीर्वाद से ये कह दिया था जी कि प्रचंड बहुमत के साथ जी ऐतिहासिक विजय होने वाली है। और अब हम्म, की बार 400 पार का आंकड़ा ये कोई हवा में दिया गया आंकड़ा नहीं था। जी देश में किए गए कार्यों के आधार पर, जनता के आशीर्वाद और जनता के विश्वास के आधार पर जी ये बात कही गई थी। जी जी और वो एग्जिट पोल के नतीजे ये साबित कर रहे हैं जी कि जो कहा गया था वही होने वाला है, क्योंकि जनता ये चाहती है जी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। राकेश जी, मुझे याद आता है एक प्रसंग, जब अनौपचारिक चर्चा आपके साथ हो रही थी और आपने कहा था कि आप प्रधानमंत्री जी से मुलाकात के लिए गए थे और जबलपुर के एक बांध का प्रसंग आपने उनके सामने रखा था। तो आपने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का बांधों के बारे में जो जानकारी उनकी थी, मैं उससे चमत्कृत रह गया कि उन्होंने कई साल, पैरी ऑफ
क्वेश्चंस थे उनके कि ये बांध कैसा है, तो आप कैसे उनके व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं? मतलब एक हरफन मौला व्यक्ति। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपकी याददाश्त को लेकर कि इतनी तीक्ष्ण है। काफी पहले हमारी ये बातचीत हुई थी और आपको बिल्कुल वैसी ही याद है जैसी हमारी बातचीत हुई थी। जी दरअसल मैं पानी पर कुछ काम करता रहता हूँ जी और मैंने एक बांध बनाने का तय किया था। और हमेशा मेरे पानी पर काम वो होते हैं जो जन जागरण के लिए होते हैं, जी कि लोगों को लगे कि ये कार्य वो भी कर सकते हैं जी और उसके आधार पर पानी रोक सकते हैं, पानी का स्तर बढ़ा सकते हैं। जी तो जबलपुर में ही जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने तय किया था एक बांध बनाने का, नदी पर जो सूख जाया करती थी गर्मी के दिनों में, जी वहां पर मिट्टी पत्थर की मदद से उसको बनाए। जी तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते थे कि मैं इस पर कुछ काम करता हूँ। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह से एक बांध बना रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि किस पद्धति से बना रहे हो। जी मैंने कहा कि गैबेडियन पद्धति से वो बांध बनेगा। जी तो उन्होंने कहा कि वो गैबेडियन पद्धति का बांध टिकेगा नहीं, अगर उसके ऊपर से पानी बह गया जी और वो उसको झेल नहीं पाया तो बांध बह जाएगा। जी मैंने विनम्रता पूर्वक उनको कहा कि पानी उसके ऊपर से बह चुका है। तो तत्काल उन्होंने कहा कि अगर उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ है तो आने वाले 10-20 सालों तक भी उसमें कुछ होने वाला नहीं है, वो टिका वाह रहेगा। जी और वही स्थिति आज है। जी और उसके साथ साथ जो जानकारियां उन्होंने मुझे दी थी, जी तो जल संरक्षण को लेकर देश के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता, उनकी जानकारियां, उनकी विद्वता, मैं उससे दंग रह गया था कि शायद किसी एक्सपर्ट के साथ बैठकर भी इतना व्यवहारिक ज्ञान मुझे नहीं मिलता जितना उन्होंने मुझे दिया था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का देश की समस्याएं, जनता से जुड़े हुए विषय, इनको लेकर जो व्यापक दृष्टिकोण है, जी उसी का परिणाम है ये सरकार की चलने वाली योजनाएं, उसी का परिणाम है देश की ये आर्थिक विकास गति। बिल्कुल राकेश जी, और आपने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये बात शेयर की और मैं ज़रूर ये जानना चाह रहा था, एक बार फिर आपके ज़रिए मैं रिकॉल करना चाह रहा था उस प्रसंग को कि आप जब एक बड़े पथ के पथिक होते हैं तो यूं ही नहीं होते हैं, निश्चित तौर पर आप उसके पीछे आपका अनुभव, आपकी सोच और आपकी दृष्टि होती है। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं 4 जून के लिए राकेश जी आपको। बहुत धन्यवाद। जी आप सबको भी जी शुभकामनाएं, जी प्रदेश और देश को भी जी जी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो राकेश सिंह जी थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और उन्होंने किस तरह से उस बांध का जिक्र करके प्रधानमंत्री के बारे में ये जो बात कही है। जी अमनीश जी। सर देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। दिल्ली की बात कर रहे थे ललित जी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में हम सबसे मजबूत जो हैं जेपी अग्रवाल साहब की सीट पर हैं, चांदनी चौक से हम वहाँ जीत रहे हैं। और इसके अलावा मैं बोलूँ जहाँ से कन्हैया कुमार लड़ रहे हैं वो सीट पर भी हम मजबूत हैं, क्योंकि हमने देखा मनोज तिवारी जी को कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ा। सर जी अभी एक बात और, मतलब हमें हर जगह बढ़त बता रहे हैं। आप देखें भारतीय जनता पार्टी को, आप आपके चैनल पर देखें सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपके चैनल पर मैं देख रहा हूं, यहीं बैठ बैठे कि महाराष्ट्र में आपको नुकसान हो रहा है, आपको बिहार में नुकसान हो रहा है, आपको राजस्थान में नुकसान हो रहा है, मध्य प्रदेश में जहां सिर्फ एक सीट पर, यहाँ भी कई चैनल हमको 1 से 3 तक दे रहे हैं। ठीक है सर। इसके अलावा आप देखें दिल्ली में भी हम कहीं कहीं आते दिख रहे हैं, पंजाब में भी हम आते दिख रहे हैं, हरियाणा में भी स्पष्ट बात है 2 से 3, 4 सीटें हमको दी जा रही हैं। अब सर जी फिर ये जो एग्जिट पोल जो इतने आ रहे, ये कैसे बता रहे, ये मेरी समझ से परे। बाकी राकेश जी ने जो भी इस प्रसंग बताया सर जी, वो बहुत अच्छा है। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में कारम जैसे बांध है सर, ये नहीं भूलना चाहिए। और सर इस बार जो टेम्परेचर गया है, कल ही नागपुर 56 डिग्री हुआ है। अगर जल संरक्षण के ऊपर इतने अवनीश जी एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। इस समय मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर जो है राजेंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत करता हूं पंसल न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी। एग्जिट पोल के अनुमान भारतीय जनता पार्टी के लिए गहरी मुस्कुराहट का सबब बने हैं राजेंद्र जी। विंध्य की राजनीति ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति को समझने वाले आप राजनेता हैं। किस तरह से आपकी पहली प्रतिक्रिया है? क्या 400 पार अभी भी स्टैंड कर रहा है? 350 से ऊपर तो सारे एग्जिट पोल लगभग कहानी कह रहे हैं। जी शरद जी, कुल 10 वर्षों का जो मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लोगों ने देखा है, 2014 में मोदी जी को समर्थन मिला था, एक उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे, देश को बदलने का काम करेंगे। जी 282 सीटें मिली थी। जी 2019 में जो ज्यादा बढ़ के 303 सीटें मिली थी, वो वोट ऑफ परफॉर्मेंस था। जी हाँ। 2014 में वोट ऑफ होप था, और इस बार तो वोट ऑफ
एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाह जी का देखने को मिला है। जी 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 तमाम जो मामलों को उन्होंने बड़ी कुशलता से सुलझाया। जी। तो इसमें 400 पार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुल मिला के मोदी जी ने 30 वर्षों के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई थी 2014 में जी, और लगातार प्रो इनकम्बेंसी उनके सुशासन के कारण हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल। वो मध्य प्रदेश में आप ये मान के चलिए कि 400 पार यदि होगा तो किसी को बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में क्या आप देख रहे हैं 29 की 29? बिल्कुल 29 में 29 आएगी। पिछली बार तो मात्र 30-35 हजार वोट से ही एक सीट गई थी। जी। तो इस बार 29 में 29 सीटें आ जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर 4 जून को आपसे फिर चर्चा होगी। और बहुत शुभकामनाएं राजेंद्र जी की बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई एग्जिट पोल को लेकर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी। देखिए सर जी, मैं जो चर्चा पहले चल रही थी उसमें महाराष्ट्र और बिहार को लेकर एक बात जरूर कहना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि हमारा सरकार को बनाने का उद्देश्य अलग होता है, और बिहार में आप कल्पना करिए यदि सरकार में तेजस्वी होते जी और यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी ही कंटिन्यू करते जी महाराष्ट्र में, तो चुनाव किस प्रकार हो रहे होते। क्योंकि हमने दोनों को सरकार चलाने का तरीका देखा है दोनों का जी। तो चुनाव भी शांतिपूर्ण ठीक ढंग से हो जाएं, कई बार ये भी उद्देश्य होता है यूपी में सरकार बनाने का। जी। तो जी। क्योंकि देखिए शांति रहेगी तो ही हम लोग तो शांति में ही पनप पाते हैं साहब। तो मुझे लगता है कि ये एक अप्रोच रही है और वो सफल रही है। और आज यदि हम फेयर इलेक्शंस देख पाए बिहार में और महाराष्ट्र में, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर शिंदे जी और फडणवीस साहब सरकार चला रहे हैं, यहाँ पर नीतीश जी और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चल रही है। तो बहुत ज़्यादा बीजेपी की युति में अनैतिक बातें हों ये हमने नहीं देखा है, पर रीजनल दलों का स्वभाव थोड़ा अलग रहता बहुत है। कोई कम समय मेरे पास। अवनीश जी, मनोज जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मनोज जी, एक क्विक कमेंट आपका। शरद जी, मैं तो यही कहूंगा कि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि यदि मोदी का चेहरा चला तो फिर स्थितियां यही होंगी, और वही दिखाई दे रहा। मुझे 2-4 लोकसभा सीटों पर चूंकि इस बार जाना कम मिला, लेकिन वहां से चीजें बड़ी स्पष्ट नजर आ रही थी। बल्कि मैंने आपको मैसेज भी किया था कि शरद जी 4 जगह गए तो उससे लग रहा है कि अब की बार फिर 350 पार। तो वही स्थितियां नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी अमूमन ऐसा ही कुछ होगा जैसा दावा किया जाए। लेकिन मैं एक चीज जरूर फिर दोहराना चाहूंगा कि ये बीजेपी का चमत्कार नहीं है, ये बीजेपी की मेहनत है, ये विजन है। और फिर मैं लौटूंगा कि बीजेपी पर भी प्रेशर था, इसीलिए इस चुनाव में मुद्दों की फिशिंग चलती रही, न सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बल्कि बीजेपी की तरफ से भी। और मुद्दे, ये दबाव था बीजेपी के ऊपर। लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है, जो स्टेबल गवर्नमेंट की बात है, जो बात है कि आपने फूड गारंटी की बात की, कुछ समीक्षकों ने कहा भी कि आपके पास इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। आप फूड गारंटी की बात करते हैं, आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, आपने आर्थिक व्यवस्था को बहुत उत्तम करके रखा है, आपने उज्ज्वला जैसी योजना दी है, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बेहतर कर रही है, बुजुर्गों को आप लेकर आए हैं बीमे की गारंटी में। तो ये तमाम चीजें, जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन थी कि आपको भटकने की जरूरत नहीं। अवनीश जी, बहुत कम वक्त है, आप बोलिए फिर मैं कंक्लूड करूंगा। सर, मैं इतना सा कहूंगा सर कि हम नतीजों का इंतजार करें। और जो बेहिचक बिल्कुल डॉक्टर साहब भी कह रहे थे शिवसेना के बारे में, तो मैं बता दूं सर 27 साल ही गठबंधन में रहे हैं, और आज की तारीख में कोई अगर आदमखोर आता है तो सिर्फ प्रोविजनल रेवन्ना है जिसके लिए मोदी जी ने वोट मांगे। चलिए इस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन बहुत दिलचस्प मोड़ पर मैं छोड़कर जाऊंगा आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करते हुए कि 4 जून को कौन बजाएगा ढोल ढमाका और किसका बजेगा बैंड, ये